नमस्कार, टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार पांडे हाजिर हूं आज की बात के साथ। मोदी जी ने कल संसद में भाषण दिया। अब संसद में कभी कभार मोदी जी आते हैं, जब आते हैं तो भाषण जरूर देते हैं, तो कल भी भाषण दिया और बहुत सारी बातें की, वही बातें जो लगातार वो करते रहते हैं। परिवारवाद पे बात कर रहे थे मोदी जी। मोदी जी कह रहे थे एक परिवार का शासन नहीं होना चाहिए। बगल में बैठे हुए थे राजनाथ सिंह जी, उनके बगल में बैठे हुए थे अमित शाह जी। राजनाथ सिंह जी के जो बेटे हैं वो विधायक हैं और अमित शाह के जो बेटे हैं वो इतने बड़े क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं कि आजकल क्रिकेट की राजनीति कर रहे हैं, क्रिकेट के अलग अलग बोर्ड्स के अध्यक्ष वगैरह बन रहे हैं। कोई सवाल पूछ ले कि राजनाथ सिंह जी के बेटे का विधायक बनना या अमित शाह के बेटे का क्रिकेट की राजनीति करना परिवारवाद है कि नहीं, यह सवाल तो नहीं पूछा। लेकिन तरुण गोगोई ने, जो निश्चित रूप से फ्रेम में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि कैमरा कोई बोले मोदी जी पर ही रहता है, इस समय तो मोदी जी बोल रहे हैं तो कैमरा बेचारा हिल नहीं सकता। लेकिन गोगोई ने नाम ले लिए। किसके नाम ले लिए? उन्होंने कहा अकाली दल के बारे में क्या कहते हैं, एलजेपी के बारे में क्या कहते हैं, ऐसे ही कई पार्टियों के नाम ले लिए। और नाम लेते ही जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए, हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। मोदी जी के सुर बदल गए, स्वर बदल गए। मोदी जी कहने लगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं चाहता हूं एक परिवार से कई कई लोग आए, एक परिवार से नए युवा आए। मोदी जी आप चाहते क्या हैं, ये आपको कुछ पता है? आप चाहते सिर्फ इतना है कि अपने कामों पे बात ना करें, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को गालियां देकर आपका काम चलता रहे। खैर, इस देश की जनता इतनी महान है कि 10 साल से आपका काम ऐसे ही चल रहा है, इसीलिए तो कोई सवाल नहीं पूछता है कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा था 3 करोड़ घर बनवाए हैं 4 दिन पहले, और अब आप कह रहे हैं 4 करोड़ घर बनाएंगे। 4 दिन में 1 करोड़ नए घर बन गए क्या? Implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. Achieving the target of 3 crore houses. हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। 4 करोड़ गरीबों के पास पक्का घर है। आंकड़े से कोई मतलब नहीं, तथ्यों से कोई मतलब नहीं। आओ कांग्रेस को गालियां दो, अपनी तारीफ करो, फोटो खिंचाओ, वीडियो बनवाओ, चले जाओ। यही चल रहा है 10 साल से इस देश में। मोदी जी 10 साल हो गए लेकिन नेहरू जी से मुक्त नहीं हो पाए हैं। बिना नेहरू जी का नाम लिए काम ही नहीं चलता है। कह रहे हैं नेहरू जी ने कहा था लोग आलसी हैं। नेहरू जी ने कहा था कि नहीं कहा था वो तो इतिहास बताएगा, आ जाऊंगा उस पर मैं। लेकिन मोदी जी आप तो रोज कह रहे हैं इस देश के लोग आलसी हैं। अगर इस देश के लोग आलसी नहीं हैं तो इतने सारे लोगों को आप अनाज क्यों घर पहुंचा रहे हैं? अनाज तो उसी के घर पहुंचाना पड़ता है जो कोई काम नहीं करता है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो। तो आपके पास देने के लिए रोजगार तो है नहीं, आप लोगों को रोजगार तो दे नहीं सकते हैं। इतने करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, नौकरियां मिली नहीं। तो ये जो करोड़ों लोगों को घर घर रोजगार पहुंचाने की आप बात करते हैं, आप आलसी बना रहे हैं लोगों को। काम नहीं दे सकते। पहले आए नरेगा, नरेगा को गालियां देना शुरू किए, बाद में उसी नरेगा के सहारे हो गए, हर जगह नरेगा फिर से लागू हो गया। अब एक बार आप नहीं कहेंगे कि भैया कांग्रेस ने बड़ी अच्छी योजना दी थी जिसने हमको भी बचा लिया, और लोगों को 5 किलो अनाज अपने फोटो वाले बैग में पहुंचाते रहेंगे। और नेहरू जी ने कहा था लोग आलसी हैं। नेहरू जी ने तो कहा था आराम हराम है, आराम हराम है। 1947 में देश आजाद हुआ था, कुछ नहीं था यहां पे, सुई भी नहीं बनती थी, माचिस भी बाहर से आती थी। 64 में जब नेहरू जी मरे तो इस देश की जरूरत की ज्यादातर चीजें इसी देश में बनने लगी थी। आप मेक इन इंडिया कर रहे हैं, वो मेड इन इंडिया की बात करते थे। इतनी संस्थाएं बनवा दी, इतनी फैक्ट्रियां खुलवा दी 47 से लेकर 64 के बीच में, जितना आप 50 साल शासन में रह जाएं तो भी नहीं करेंगे। हां, ये करेंगे कि जो उन लोगों ने बनवाई थी वो सब बेच देंगे। आप तो 5 साल से सिर्फ बेच रहे हैं। बहुत देश की भलाई आप कर रहे हैं। जरा बता दीजिए कौन सी नई इंडस्ट्री आपने सरकारी बना दी, कौन सी नई सरकारी यूनिवर्सिटी खोल दी आपने? हवाई जहाज के जो हवाई अड्डे थे पिछली सरकारों के बनाए हुए, वो सब उठा के आपने अडानी को बेच दिया। हवाई अड्डे बनवाए हमारी सरकारों ने, जनता के पैसे से। मलाई काट रहा है अडानी।
जो पोर्ट बने हुए थे वो अदानी को दे दिए, जहां से रोज ड्रग्स पकड़े जाते हैं। कौन सा नया इंस्टीट्यूट आपने खड़ा कर दिया? किसी पुराने इंस्टीट्यूट का नाम रख दिया IIT, किसी का नाम कुछ रख दिया, किसी का नाम कुछ रख दिया और आंकड़े में हेरफेर कर दी। भाई साहब, जवाहरलाल नेहरू ने तो बाकायदा IITs बनवाए थे, एम्स बनवाया था जहां आपके मंत्रियों का भी इलाज होता है। भगवान न करे कभी आप बीमार पड़ेंगे तो आपका भी इलाज वहां पे होगा पहले, उसके बाद विदेश ले जाया जाएगा। साहित्य अकेडमी बनाई, कला की अकेडमी बनाई, कितने गिनाऊं, अगर गिनाने लगूं तो 40 मिनट का वीडियो तो इसी चीज पे बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या बनवाया था। अरे लोगों को झकझोरने के लिए कहना पड़ता है कि आलस त्यागो। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमेशा विवेकानंद जी कहते थे, आप नेहरू की बात कर रहे हैं, विवेकानंद जी कहते थे, उत्तिष्ठम जाग्रम प्राप्य वरान निबोध, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले मत रुको। पढ़ा होगा आपने भी, कहीं लिखा होगा। उठने की बात किसको कही जाती है? जो बैठा होता है। जागने की बात किसको कही जाती है? जो सोया होता है। और लक्ष्य तक पहुंचने की बात किसको कही जाती है? जो लक्ष्य के रास्ते पर चल नहीं रहा होता है, जो मंजिल के रास्ते पर चल नहीं रहा होता है, उससे कहा जाता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोध। तो आप कल को कहेंगे विवेकानंद जी ने देश के लोगों को आलसी कहा था? जगाना होता है तो ऐसे ही कहा जाता है। कोई बेटा अपने बाप को गधा नहीं कहता है, कहता है ठीक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। इसका मतलब होता है कि अभी जितना पढ़ रहा है, जितनी मेहनत कर रहा है, उससे बाप संतुष्ट नहीं है। नेहरू जी 47 में देश आजाद हुआ था, लाल किले से अगर कह रहे थे तो वो इसलिए कह रहे थे ताकि लोगों के अंदर जोश आए, लोग दिन रात काम करें और काम करके इस देश को उस मकाम पे पहुंचाएं कि ये देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लंबी गुलामी के बाद आजाद हुआ देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आपके लोग तो कुछ भी बोलते हैं। सुधांशु जी हैं, उनको बार बार 1947 याद आता है, उसके पहले का याद आता है और नेहरू जी याद आते हैं। ज्ञान देने लगे। अभी हाल में राज्यसभा के अंदर ज्ञान दे रहे थे कि हरि सिंह जी ने जब गिरफ्तार किया था शेख अब्दुल्ला को, तो छुड़ाने के लिए नेहरू जी क्यों पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचते भाई? आपकी तरह से हरि सिंह की गोद में बैठे रहते। उस हरि सिंह के जो हिंदुस्तान के साथ मिलने को तैयार ही नहीं था, क्यों नहीं छुड़ाते उस शेख अब्दुल्ला को जो भारत के साथ मिलने के लिए इकलौते बड़े नेता थे कश्मीर में? नहीं शेख अब्दुल्ला का साथ दिया होता जवाहरलाल नेहरू ने, नहीं अगर वो गए होते कश्मीर, अगर नहीं कश्मीर के आंदोलन को हिंदुस्तान के आंदोलन से जोड़ा होता, अगर शेख अब्दुल्ला भी जाके पाकिस्तान के पाले में बैठ गए होते, तो हरि सिंह तो भारत के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे। कश्मीर बड़ी आसानी से पाकिस्तान का हिस्सा बन गया होता। क्यों ये बताना भूल जाते हैं कि उसी शेख अब्दुल्ला पे जब आरोप लगे तो उसी जवाहरलाल नेहरू ने गिरफ्तार किया, क्योंकि दोस्ती से बढ़ के उनके लिए देश था। वो निर्णय सही था या गलत ये इतिहास तय करेगा। लेकिन जब उनको लगा कि शेख अब्दुल्ला देश के ऊपर खतरा बन रहे हैं, तो उन्होंने बाकायदा शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार भी किया। ये बताना भूल जाते हैं सुधांशु। कभी कहते हैं उनके कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे। बता चुका हूं कि 1905 में तो पहला हवाई जहाज उड़ा था जो आधे घंटे के लिए उड़ा था। उसके पहले पानी का जहाज चलता था जिसमें 6 महीने लगते थे जाने में। पागल थे नेहरू और उनके बाप की 6 महीने के लिए भेजते कपड़ा और फिर 6 महीने बाद आता। आज का भेजा कपड़ा जो था वो आ जाने के 6 महीने के बाद लौट के आता। पागल थे। अरे पेरिस लॉन्ड्री थी, पेरिस लॉन्ड्री नाम की एक कपड़े धुलने की दुकान थी, वहां उनके कपड़े धुलते थे। आप लोग ऐसे ही हवा में उड़ाते रहिए। कभी कहेंगे यूएन में क्यों चले गए, कभी कहेंगे पाकिस्तान की लड़ाई को कबीलाई लड़ाई क्यों कहा गया। कुछ जानते हैं आप? चूंकि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में दोनों ब्रिटिश, चूंकि पाकिस्तान में और भारत दोनों में ब्रिटिश आर्मी चीफ थे, इसीलिए पाकिस्तान की ब्रिटिश आर्मी का जो चीफ था उसने सीधे सेना भेजने से मना कर दिया था। इसलिए कबायलियों के वेश में सेना भेजी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल लगातार कह रहे थे कि कबायली तो बहाना है, बेसिकली पाकिस्तानी सेना आई है। आप कह रहे हैं उसको कबायली क्यों कहा गया? नेहरू उसको कबायली हमला नहीं कह रहे थे। नेहरू वो आदमी थे, उस हमले से काफी पहले उन्होंने बाकायदा सरदार पटेल को खत लिख के बताया था कि इस तरह का हमला हो सकता है। सबसे पहले खबर उन्हीं के पास आई थी। लेकिन आपको तो इतिहास तोड़ने मरोड़ने की आदत है। आप तो चरारे शरीफ पे सवाल उठाएंगे। चरारे शरीफ जला दिया गया था, जी जला दिया गया था। पाकिस्तान का आतंकवादी था वहां पर आतंकवाद। यह आतंकवाद सबसे ज्यादा तब बढ़ा था जब रूबिया सईद को रिहा किया गया था, और रूबिया सईद को रिहा करने का फैसला करने वाली सरकार के आप हिस्सा थे। शर्म आती है, भूल जाते हैं। अगर मैं गिनाने लगूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने कश्मीरी पंडितों को मारा गया और कितने कश्मीरी पंडित वहां से वापस आए, तब तो आप खामोश हो जाएंगे। और ये तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि उसी चरारे शरीफ को दोबारा बनाया भी गया।
संसद में जब आते हैं नेहरू नेहरू, अरे नेहरू 1964 में मर गए। 10 साल से आपका शासन है, उसके पहले गुजरात के आप मुख्यमंत्री रहे हैं। 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही है, जिनके गृह मंत्री को अभी आपने सम्मान दिया है, भारत रत्न बनाया है। कभी उनसे भी सवाल कर लीजिए कि 5 साल में उन्होंने क्या किया और 10 साल में आपने क्या किया। और उसके पहले जनता सरकार के आप हिस्सा रहे हैं 2.5-3 साल, 17.5 साल आपका भी शासन रहा है। पिछले 70-80 सालों में क्या किया है आपने, क्या बनवाया है? वाजपेयी जी आए, पेंशन बंद कर दिया। आप आए, नौकरियां देना ही बंद हो गया। आप खबर आई है कि 50,000 नौकरियां और खत्म होने वाली हैं। चुनाव जीतने के लिए आप उस लेवल पे चले गए कि चंडीगढ़ में जो कुछ हरकत हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। हां, एक सवाल जरूर है कि मेयर के इलेक्शन पर तो सुप्रीम कोर्ट बहुत चीख चिल्ला रहा है, कह दिया लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए अनिल मसीह ने, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष था वहां का, उसने भयंकर धांधली की, कैमरे के सामने धांधली की। लेकिन यह सवाल तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछ पा रहा है कि जब बार बार ईवीएम पे सवाल उठ रहा है तो वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं कराई जा रही है। छोटा सा लॉलीपॉप देके और सारा खाना आपसे छीन लिया जा रहा है। आपको सिर्फ एक चीज का सहारा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते जाओ। रोज हिंदू मुस्लिम करो, कभी अखुंजी मस्जिद गिरा दो, कभी काम यह करो कि शहर के बीच में कोई मस्जिद हो तो उससे कहो, सुनहरी बाग मस्जिद से, कि इससे आने जाने में यातायात की परेशानी हो रही हो, भले उस चौराहे पे कभी जाम ना लगता हो। उत्तराखंड की सरकार कहे हम यूसीसी लेके आएंगे। उत्तराखंड में ना नौकरी दे पा रहे हो, ना रोजगार दे पा रहे हो, ना उत्तराखंड का कोई विकास कर पा रहे हो। यूसीसी से विकास हो जाएगा? सिर्फ आपको यह साबित करना है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, ताकि हिंदुओं के दिमाग में जहर भर के आप लगातार वोट ले सके। और कर भी नहीं पा रहे हैं बहुत कुछ। इतना 400 पार का आपको अगर शौक है, इतना 400 पार का आपको आत्मविश्वास है, तो झारखंड में इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिया, चलो वो तो ठीक है, लेकिन हेमंत सोरेन को विधानसभा में जाके और वोट देने का अधिकार न मिले, इसके लिए ईडी कोर्ट में बहस कर रही थी। ईडी का काम है उनको जाने से रोकना। खैर, कोर्ट ने आदेश दिया, गए, और हुआ क्या? सारा खेल करने के बाद झारखंड में वही फिर बैतलवा डाड़ के डाड़, कुछ नहीं कर पाए। बड़े आराम से चंपाई सोरेन जी ने बहुमत साबित कर दिया, आराम से वहां सरकार बन गई। आप कल भी विपक्ष में थे, आज भी विपक्ष में हैं। इतना नाटक करने के बाद दिल्ली में आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आपने 10 जगह पे छापा मार दिया। कल संजय सिंह को आपके राज्यसभा एमपी का शपथ ग्रहण करना था, तो उसको कार्यसूची में ही नहीं रखा गया कि कहीं वो शपथ ग्रहण न कर लें, इससे रोक नहीं पाएंगे। कल नहीं कर पाए, आज कर लेंगे शपथ ग्रहण। लेकिन यह आपकी मंशा बताता है कि आप करना क्या चाहते हैं। पूरे देश में हो क्या रहा है? आपके राज्य में नौकरी मिल नहीं रही है। नौकरियों की जो परीक्षाएं हो रही हैं, हर जगह पेपर लीक हो जा रहा है। मतलब अगर बात की जाए तो 1.25 लाख, लगभग 1,05,000 पदों के लिए जिन 14 करोड़ आवेदकों ने एप्लीकेशन डाली है या परीक्षा दी है, उनका पूरा भविष्य अंधेरे में है, क्योंकि पेपर लीक हो गए हैं। जब विपक्ष में रहते हैं, राजस्थान में विपक्ष में थे, तो बहुत पेपर लीक चिल्ला रहे थे। सत्ता में आने के बाद क्या कर रहे हैं? सत्ता में आने के बाद वही हिजाब, वही सरस्वती जी की पूजा, वही मंदिर, वही मस्जिद, हो गया, सारा काम हो गया। पुरानी जो पेंशन थी वो वापस ले ली, कहा कि अब नई वाली पेंशन देंगे। चिरंजीवी योजना बंद करा दी। कर क्या रहे हैं? किसी को रोजगार तो दे नहीं रहे हैं। जो परीक्षा हो रही है, आराम से उसका पेपर लीक हो जा रहा है। मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद मालूम हुआ कि फ्रॉड हुआ, फ्रॉड होने के बाद रिजल्ट रोक दिया गया। अब जो बेचारे बच्चे पटवारी की परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं, नई सरकार भी बन गई, उनके लिए कुछ नहीं है। हां, उज्जैन से लेके इंदौर से लेके जहां जहां आपको धार्मिक नाटक करना है, वो नाटक लगातार होता रहता है, ताकि आपका वोट बैंक बना रहे। और फिर कहेंगे कि चलो देश में कुछ नहीं हो रहा है तो क्या हुआ? विदेशों में डंका बज रहा है, गजब डंका बज रहा है। मालदीव जैसा छटंकी सा देश, जिसकी हालत यह थी कि राष्ट्रपति चुना जाने के बाद तुरंत भाग के हिंदुस्तान आता था। पहली बार राष्ट्रपति की जो यात्रा होती थी वो हिंदुस्तान की यात्रा होती थी। उसने दी धमकी, आप चले गए लक्षद्वीप घूमने। नेहरू जी तो वाकई 4 घंटे सोते थे, सारे रिकॉर्ड्स हैं इसके। आप दावा करते हैं कि आप आराम नहीं करते हैं और जहां मौका मिलता है चले जाते हैं लक्षद्वीप, वहां सुंदर सुंदर फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद बायकाट मालदीव शुरू हो जाता है, नौटंकी शुरू हो जाती है, वहां की फ्लाइट कैंसिल होने लगती है। यह सब नाटक तो हो जाता है, लेकिन मालदीव बहुत साफ साफ कहता है जब कि आपको हमारे सैनिक फला तारीख तक हटाने होंगे, तो बिना कोई बहस किए, बिना कोई प्रतिरोध किए आप चुपचाप अपने सैनिक हटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोदी मीडिया मुंह पर चिंदी डाल के चुप हो जाता है, क्योंकि उसको डंका बजाते रहना है। जी, खबर यह है कि मालदीव ने
मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने संसद में कहा है कि भारत 10 मई तक अपनी सेनाएं लौटाने के लिए राजी हो गया है। शर्म की बात है, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सेना, इतनी ताकत, इतना सब कुछ, मालदीव को आप इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाए कि आपके 60-65 जो सैनिक वहां पे रह रहे थे वो रहे। खाक डंका बज रहा है। इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है फलस्तीन और इजराइल की, उसमें शांति की बात चल रही है कि अब ट्रूस हो जाए, समझौता हो जाए, आपको कोई नहीं पूछ रहा। चाइना जा रहे हैं वहां के लोग, चाइना उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, रशिया हस्तक्षेप कर रहा है, छोटे छोटे मुल्क हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप कहीं हैं ही नहीं, न 3 में, न 13 में। ना फलस्तीन आपको पूछ रहा है, ना अरब देश आपको पूछ रहे हैं, ना इजराइल आपको पूछ रहा है। आपको क्यों पूछ रहा है इजराइल? आप इजराइल में ईंटा गारा ढोने के लिए, वहां की सड़कें बनाने के लिए मजदूर भेज रहे हैं। योगी जी ने बजट पेश किया तो कहा यह राम सुराज का बजट है, राम जी को हम पेश कर रहे हैं। अरे उसी सुराज से लड़के जा रहे हैं इजराइल में मिट्टी गारा ढोने के लिए। आपका ऐसा सुराज है कि आप अपने बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते हैं 15-20 हजार की। आपका ऐसा सुराज है कि जिस इजराइल से सारे मुल्कों ने अपने लोग हटा लिए हैं कि वहां पे खतरा है, वहां आपके लड़के जा रहे हैं क्या करने के लिए? टॉयलेट साफ करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। और हरियाणा से जा रहे हैं, उसी हरियाणा से जिस हरियाणा की महिला पहलवान और तमाम सारे पहलवान यहां पर प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर अपना मेडल रख के चले आते हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। उस हरियाणा के नौजवानों को भेजा जा रहा है इजराइल मिट्टी गारा करने के लिए, वहां सड़कें बनाने के लिए, वहां घर बनाने के लिए। यह सुराज है, यह रामराज है, जिसमें 5 किलो अनाज में सब चल रहा है। और नेहरू जी की बात कर रहे हैं। नेहरू जी ने 1947 में देश जब संभाला था, जरा जाके देखिए देश की स्थिति क्या थी। कितने पढ़े लिखे लोग थे, कितने अस्पताल थे, कितनी एजुकेशन थी। गांव गांव स्कूल पहुंचे और पूछ लीजिए अपने दादा से, अपने बाप से कि उन स्कूलों में किसी जमाने में कितनी शानदार पढ़ाई होती थी, जिन स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया है। हर कस्बे में कॉलेज खुले, हर जगह यूनिवर्सिटीज खुली, शिक्षा बढ़ी, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, देश अपने पैरों पर खड़ा हुआ, देश की आर्थिक प्रगति हुई। और अब क्या हो रहा है? स्कूल कॉलेज बर्बाद, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, जिसके पास अकूत पैसा होगा वो पढ़ेगा और जिसके पास नहीं पैसा होगा वो सड़क पे रहेगा। और पढ़ भी लेगा तो क्या फायदा? आईआईएम से निकले हुए जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, आईआईटी के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो सेठ फलाना दास इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों का क्या हाल होगा, लड़कियों का क्या हाल होगा, वो आप समझ सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए इतना पैसा लगता है कि वहां से निकलने के बाद तुरंत डॉक्टर पैसा लूटने पे लग जाते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल बर्बाद कर चुके हैं। किसी चौराहे के हॉस्पिटल का नाम एम्स रख देने से वो एम्स नहीं बन जाता है। किसी चौराहे के सरकारी अस्पताल का नाम मेडिकल कॉलेज रख देने से उसमें मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं नहीं आ जाती हैं, आंकड़ा सुधर जाता है। कस्बों के अंदर, जिलों के अंदर जो सरकारी अस्पताल थे उनका नाम रख दिया गया मेडिकल कॉलेज। न डॉक्टर है, न इलाज है, न सुविधाएं हैं। हाँ, आंकड़ा आ गया, इतने मेडिकल कॉलेज खोले आपने, कुछ नहीं, आपने नाम बदल दिया। नाम बदलने में आप परफेक्ट हैं। तो नेहरू जी से इतना अगर डर लगता है आपको और नेहरू से इतनी परेशानी है आपको, आप नेहरू जैसा बनने के लिए पागल हैं, तो अपने नाम में नेहरू लगा लीजिए। कौन रोक रहा है? सबके नाम बदलते हैं, अपने नाम भी बदल दीजिए, करके देख लीजिए। नाम बदलने से आपको दुनिया में वही इज्जत मिल जाती है जो नेहरू को मिलती है। नेहरू तो दुनिया के जिस मुल्क में गए उनको एक शानदार लीडर की तरह देखा गया। आप जापान गए थे और आपके मुंह पे ही जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू की कसीदे गाड़ रहे थे, नेहरू की तारीफें कर रहे थे। ये इज्जत 50 लाख का कोट और 10 लाख का चश्मा और 5 लाख की घड़ी पहनने से नहीं आती है। ये इज्जत करोड़ों के जहाज से नहीं आती है। ये इज्जत आती है उस जज्बे से, उस समझदारी से, उस पढ़ाई लिखाई से और उस विशाल दृष्टि से जो पूरी दुनिया में शांति के लिए काम करना जानता था, जो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी कीमत पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता था। वहां से यह इज्जत आती है। छोड़ दीजिए नेहरू को, कुछ कर लीजिए। अब तो खैर वक्त नहीं बचा है, पता नहीं अगली सरकार आपकी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन कुछ कर लिया होता, कुछ ऐसी चीजें बना दी होती जो लोग याद करते हैं। हाँ, आपने राम मंदिर बनवाया है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है, हालांकि वो भी आदेश कोर्ट से आया था, लेकिन चलिए मान लीजिए आपने किया है, तो आपको लोग राम मंदिर के लिए याद करेंगे। जिसने आईआईटी बनवाई उसको आईआईटी के लिए याद किया जाएगा, जिसने राम मंदिर बनवाया उसको राम मंदिर के लिए याद किया जाएगा। अब नेहरू को गालियां देने से फर्क कोई नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी, पुरानी कहावत है, आसमान में थूके
थूकेंगे तो थूक पलट के, इसके आगे मैं नहीं कहूंगा। बेहतर यह होता कि अपने लोगों पे बात कर लेते कि आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन खत्म करके कितना महान काम किया। आपके अटल बिहारी वाजपेयी के समय कारगिल में जब पाकिस्तान ने सारी हाइट्स कब्जा कर ली, तब क्यों खबर मिली? कारगिल हम जीत तो गए, लेकिन हमारे कितने जवान शहीद हुए, यंग ऑफिसर शहीद हुए, वो सबको पता है। तो जरा उनकी बात कर लीजिए, उनकी ऐतिहासिक भूलों की बात कर लीजिए। बात कर लीजिए कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुलवाया था आगरा में, मुशर्रफ साहब को आगरा में समिट हुई थी, उससे क्या हासिल हुआ वाजपेयी साहब को, जरा वो बात कर लीजिए। आप भी गए थे नवाज शरीफ से मिलने, उनकी माता जी के लिए शाल लेके गए थे और भी उनका बर्थडे विश करने गए थे, वो कहां पहुंचा, इसकी बात कर लीजिए। अपनी बात कर लीजिए, अपनी बात कर लीजिए कि मालदीव जैसे देश ने आपको अंगूठा क्यों दिखा दिया। नेहरू जी ने जो करना था वो कर लिया। नेहरू जी गए, 1954 में उनकी डेथ हो गई, वो इतिहास बन गए और वो इतिहास में रहेंगे। आप कुछ भी कर लेंगे, पहले प्राइम मिनिस्टर भी वही रहेंगे। आजादी की लड़ाई में 9 साल 9.5 साल जेल में काटने वाले स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी वही रहेंगे, आप नहीं बन जाएंगे। आप जो बन सकते थे वो ये था कि आप इस देश में एक काबिल प्रशासक बन सकते थे। दिक्कत यह है कि आप नहीं बन पाए, ना आपने लोगों को रोजगार दिया, ना कोविड के समय देश को ऐसा नेतृत्व दिया कि लगे हां हमारे पास कोई ऐसा नेता है जो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा होता है, और ना ही आपने ऐसा कुछ किया कि इतिहास आपको एक बड़े लीडर की तरह याद करे। अपने वक्त के आप शहंशाह हैं। जिस तरह की हमारी सामाजिक स्थिति है, जिस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, उसके आप बादशाह हैं, उसका श्रेय आपको रहेगा। 10 साल प्रधानमंत्री आप रह चुके हैं, हो सकता है और रह ले, वो सब भी इतिहास में ऐसे ही दर्ज किया जाएगा। न इतिहास से आपका नाम कोई काट सकता है, न इतिहास से उनका नाम कोई काट सकता है। लेकिन जब बार बार संसद के अंदर आप नेहरू 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 करते हैं, तो दरअसल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपका दिखता है कि आप आज भी नेहरू के सामने खुद को कितना छोटा महसूस करते हैं। आज के लिए इतना ही। आज की बात में हम रोज की खबरें होती हैं उनकी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। आपको अगर लगता है कि यह एनालिसिस जरूरी है, हमारे साथ जुड़िए। मेरे बगल में जो बार कोड चल रहा है उससे आप मेंबरशिप ले सकते हैं। चैनल को कैसे आगे बढ़ाना है ये सब आप जानते हैं, ये सब आप करेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, तभी हमारे अंदर वो ताकत आएगी कि हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच बोल सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।